गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक हमारा नर्सिंग एकेडमी। हम आज स्टार्ट करते हैं अपना नर्सिंग फाउंडेशन का नेक्स्ट क्लास। एज वी नो प्रायर वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया था, दैट इज इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग। और आज हम अपनी सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं नर्सिंग फाउंडेशन की, दैट इज नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट। ठीक है, तो सबसे जो बेसिक हमने इसमें टॉपिक पिक किया है दैट इज नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में कहो या फिर कंप्लीट आप ओवरऑल अपनी ग्रेजुएशन में कहो कि नर्सिंग में सबसे बेसिक जो टॉपिक आता है बेटा दैट इज नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपना ये टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय नर्सिंग प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है बेटा कि किस तरीके से, किस ऑर्गेनाइज्ड वे में, किस सिस्टमैटिक वे में एक जो नर्स है वो पेशेंट को केयर डिलीवर कर रही है। ठीक है, तो इट इज अ सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड या फिर साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कि कॉन्टिन्यूसली नर्स क्या करती रहती है, केयर प्रोवाइड करती है। कि जिस प्रोसेस को फॉलो करते हुए नर्स जो है केयर प्रोवाइड कर रही है टू द पेशेंट, दैट वी नोन एज द नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय नर्सिंग प्रोसेस? इट रेफर्स टू द organized, systematic, continuous and cycling process in which a professional nurse provide care to the patient। ठीक है, तो बेटा कैसा है, ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है ये, मीन्स प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड किया गया है, पूरा एक पैटर्न है इसका। ठीक है, कॉन्टिन्यूस है जो कि कॉन्टिन्यूटी में चलता रहता है। अगर हमें आउटकम मिल जाता है जो हमें चाहिए होता है, पेशेंट अगर ठीक हो जाता है तो उसका डिस्चार्ज हो जाता है। बट अगर पेशेंट के जो साइन सिम्टम्स है, जिस चीफ कंप्लेन से वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, अगर वो हमें डिजायर्ड आउटकम नहीं मिलता है तो दोबारा से ये प्रोसेस क्या है, साइकिल में चलता रहता है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस एंड द साइक्लिंग प्रोसेस जो कि एक प्रोफेशनल नर्स इसको पेशेंट की केयर के लिए क्या करती है, यूज करती है। तो दैट वी नोन एज द नर्सिंग प्रोसेस। डेफिनेशन क्लियर हुई आप लोगों की? सॉरी, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा व्हाट इज द पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस कि हम नर्सिंग प्रोसेस हमने टॉपिक पिक किया है, हमने स्टार्ट किया है, लेकिन इसका पर्पस क्या है, हम नर्सिंग प्रोसेस क्यों डील कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या क्या पर्पस होंगे बेटा? सबसे पहला पर्पस टू प्रोवाइड डायरेक्ट केयर टू पेशेंट, डायरेक्ट केयर टू पेशेंट। ठीक है, ताकि जो नर्स है वो पेशेंट को क्या कर सके, डायरेक्ट केयर प्रोवाइड कर सके। ठीक है, टू प्रोवाइड सिस्टमैटिक एंड क्वालिटी केयर, सिस्टमैटिक और क्वालिटी केयर टू पेशेंट। ठीक है, एक सिस्टमैटिक वे में और एक क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सके पेशेंट को। उसके अलावा बेटा और क्या पर्पस होंगे? और पर्पस हो सकते हैं हेल्प्स टू प्लान द पेशेंट सॉल्यूशन या पेशेंट केयर। ठीक है, जो पेशेंट को हमें केयर देनी है, जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल में आता है सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, उसकी असेसमेंट करते हैं। तो असेसमेंट करने के बाद हमें पता चलता है कि पेशेंट को ये डिजीज कंडीशन है। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट का सोचते हैं कि पेशेंट को यही हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो नर्सिंग प्रोसेस जो है बेटा वो पेशेंट की केयर को एक सिस्टमैटिक वे में प्लान करने में क्या करता है,
हेल्प करता है। फोर्थ, हेल्प्स टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट, ठीक है, या फिर इंटरवेंशंस। जो भी हमें ट्रीटमेंट देना है, जो भी इंटरवेंट करना है पेशेंट के ऊपर बेटा, वो नर्सिंग प्रोसेस से ही हम समझ पाते हैं कि पेशेंट को किस टाइप की केयर देनी है। और नर्सिंग प्रोसेस और किस में हेल्प करता है बेटा, हेल्प्स टू इवेलुएट द कंडीशन ऑफ पेशेंट, ठीक है। तो नर्सिंग प्रोसेस जो है वो एक टूल की तरह काम करता है कि हमने नर्सिंग केयर प्रोवाइड की है पेशेंट को, तो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के बाद जो हमने आउटकम सोचा था, जो डिजायर्ड आउटकम कि पेशेंट को इतना ठीक हो जाएगा, पेशेंट की जो डिजीज कंडीशन है इतने लेवल तक डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्या हम वो गोल अचीव कर पाए या नहीं कर पाए हैं, उसको बोलते हैं बेटा इवैल्यूएशन, ठीक है। तो हमारा जो नर्सिंग प्रोसेस है वो एक टूल की तरह काम करता है फॉर द इवैल्यूएशन। इसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, जो डिजायर्ड आउटकम हमने सोचे थे क्या हमने वो गोल को अचीव किया है या नहीं किया है। क्लियर? तो दीज आर द पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। इसी को हम आगे कंटिन्यू करते बेटा। इसमें नेक्स्ट सब टॉपिक आता है, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। एलिमेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, कि नर्सिंग प्रोसेस के कितने एलिमेंट्स हैं। देयर आर टोटल 5 एलिमेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है। कितने बेटा, टोटल 5 एलिमेंट्स ऑफ, या एलिमेंट्स कहो या फिर कंपोनेंट्स कहो बेटा, दे आर टोटल 5 एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। क्लियर? फर्स्ट जो होता है बेटा हमारा, दैट इज असेसमेंट। फर्स्ट एलिमेंट है हमारा असेसमेंट। सेकंड है बेटा डायग्नोसिस। थर्ड है बेटा प्लानिंग। फोर्थ है बेटा इंटरवेंशंस, या फिर इसको हम इम्प्लीमेंटेशंस भी बोल सकते हैं। कई बुक्स में आपको इम्प्लीमेंटेशन लिखा मिल जाएगा, कई बुक्स आप रेफर करोगे इसमें इंटरवेंशन लिखा मिलेगा आपको। और फिफ्थ हमारा आता है बेटा इवेल्युएशन। क्लियर? तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ अ नर्सिंग प्रोसेस। असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंटरवेंशन, इवेल्युएशन। स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। इसको हम साइक्लिक प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि साइकिल में हमारा प्रेजेंट होता है बेटा। जैसे कि सबसे पहले हम असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट के बाद हम डायग्नोज बनाते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस के बाद हम क्या बनाते हैं बेटा, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के बाद हम इंटरवेंशन, इंटरवेंशंस के बाद इवेल्युएशन, और इवेल्युएशन के बाद असेसमेंट। ये डिपेंड करता है, अगर इवेल्युएशन में पेशेंट की कंडीशन पहले से बेटर हो चुकी है या पेशेंट ठीक हो चुका है बेटा, तो हम वहां पे क्या कर देते हैं, एंड ऑफ केयर का प्लान करते हैं कि पेशेंट ठीक हो चुका है, अब हमें केयर यहीं पे एंड कर देनी चाहिए और पेशेंट का जो डिस्चार्ज प्रोसेस है उसकी प्लानिंग करते हैं। अगर हमें जो गोल हमने सेट किया था, अगर हमने वो गोल अचीव नहीं किया है, आफ्टर दैट हम दोबारा से ये साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी XYZ कंडीशन से पेशेंट ने हॉस्पिटल में विजिट किया है, ठीक है। उसने आके बताया है सबसे पहले कि मुझे ये बीमारी है, मुझे ये सिम्टम्स लग रहे हैं, मैं इस वजह से हॉस्पिटल में आया हूँ, ठीक है। आपने पेशेंट की सुनी, उसके बाद आप क्या करोगे, पेशेंट को असेस करना स्टार्ट करोगे कि पेशेंट को क्या डिजीज कंडीशन है, ठीक है। तो सबसे पहले जो नर्स है वो क्या करती है बेटा, जैसे वार्ड में या डिपार्टमेंट में पेशेंट आता है, सबसे पहले नर्स उसको रिसीव करती है, ठीक है। उसके बाद क्या स्टार्ट करती है, उसका असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब क्या है, डाटा कलेक्शन, ठीक है।
सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं बेटा, डाटा कलेक्शन, कि पेशेंट की प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन करना, पेशेंट की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन डाटा लेना, उसकी हिस्ट्री लेना, उसकी फैमिली हिस्ट्री लेना, पर्सनल हिस्ट्री लेना, कंप्लीट जो एक डॉक्यूमेंटेशन करती है डाटा का, वो क्या बोलते हैं उसको बेटा, असेसमेंट। अब पेशेंट की कंप्लीट चीफ कंप्लेंट्स, पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री नर्स ने कलेक्ट कर ली है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे वो स्विच होती है, दैट इज डायग्नोसिस। जो डाटा हमें मिला है, या तो पेशेंट से डायरेक्ट मिला है, या फिर मेडिकल रिपोर्ट से मिला है, या फिर मेडिकल रिकॉर्ड से मिला है, उसका क्या किया जाता है बेटा, नेक्स्ट हमारा डायग्नोज बनाया जाता है। डायग्नोज का मतलब क्या होता है, टू नो एग्जैक्ट अबाउट डिजीज कंडीशन, एग्जैक्ट अबाउट डिजीज कंडीशन, कि एग्जैक्टली पेशेंट को क्या डिजीज है बेटा, क्या बीमारी है, उसके बारे में पता करना, दैट इज अ डायग्नोज, ठीक है। तो आफ्टर द असेसमेंट डायग्नोज बनाया जाता है। जैसे एक बार नर्स को डायग्नोज मिल जाता है, उसके बाद वो क्या करती है बेटा, प्लान करती है कि पेशेंट के ये डायग्नोज बने, पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स है, अब हमें उसको किस तरीके से ठीक करना है। अब डायरेक्ट तो केयर प्रोवाइड नहीं करनी स्टार्ट कर देगी नर्स, सबसे पहले क्या करेगी बेटा, प्लान करेगी, ठीक है, कि पेशेंट को किस टाइप की हमें केयर जो है वो प्रोवाइड करती है। तो प्लानिंग के बाद जैसे प्रॉपर एक सेटअप हो जाता है, प्लान हो जाता है, उसके बाद नर्स क्या करती है, इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है बेटा, एक्शन, ठीक है। जो नर्स ने प्लान किया था उसको क्या कर देना, एक्ट कर देना, उसको पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर देना, एक्शन या फिर अप्लाई, क्लियर। फिर उसके बाद जैसे हम जो केयर हमने देनी है वो हमने अप्लाई कर दी, लास्ट में स्टेप क्या आता है बेटा, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब पेशेंट को दोबारा से असेस करना कि हमने जो गोल अचीव किया, गोल जो सेट किया था वो अचीव हो चुका है, नहीं हो चुका है। एज आई एम सेड अर्लियर कि इवैल्यूएशन के बाद अगर पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव हो चुकी है तो हम क्या करते हैं, एंड ऑफ केयर की तरफ प्लान करते हैं, डिस्चार्ज प्रोसेस प्लान करते हैं। और अगर हमें जो डिजायर्ड आउटकम थे, डिजायर्ड का मतलब चाहिए, जो हमें चाहिए था पेशेंट की केयर में, वो अगर हमें नहीं मिल पाया तो हम दोबारा से अपनी असेसमेंट स्टार्ट करते हैं, कि हो सकता है हमने असेसमेंट प्रॉपर ना की हो, हमने प्रॉपर प्रायोरिटी बेस पे डायग्नोज ना बनाया हो, तो दोबारा से ये साइक्लिक प्रोसेस हमारा क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो दीज आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। वन बाय वन हम इनको कंटिन्यू करते हैं डिटेल में। सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट आता है बेटा, दैट इज असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ द डाटा, ठीक है। हम असेसमेंट का मतलब ये समझते हैं कि डाटा कलेक्शन, इट रेफर्स कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, validation and documentation of data, documentation of data, clear। तो असेसमेंट में क्या किया जाता है बेटा, असेसमेंट में डाटा जो है पेशेंट का, डाटा ऑफ पेशेंट, ठीक है, पेशेंट का जो डाटा वो कलेक्ट किया जाता है बेटा, उसको एक सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज करेंगे कि पेशेंट से हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसको प्रॉपर क्या करेंगे, सेटअप करेंगे, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसकी वैलिडेशन की जाती है। वैलिडेशन मतलब डबल चेक करना कि हमने जो पेशेंट से डाटा कलेक्ट किया है क्या वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या किया जाता है बेटा, डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब उसको लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना, स्टोर करना पेशेंट के डाटा को, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है असेसमेंट, दैट इज कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, वैलिडेशन एंड द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। सब एक 4 स्टेप असेसमेंट में हम ये 4 चीजें पढ़ेंगे, 4 स्टेप पढ़ेंगे कि कलेक्शन कैसे होता है, कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है, कैसे वैलिडेट होता है डाटा और कैसे डॉक्यूमेंट किया जाता है।
सबसे पहले जो हमारा आता है बेटा दैट इज द कलेक्शन। सबसे पहले क्या आता है बेटा? कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन से पहले हम यहाँ पे इसी में हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट, कि असेसमेंट के कितने टाइप्स होते हैं, असेसमेंट कैसे कैसे की जाती है। असेसमेंट के टाइप्स बेटा सबसे पहला जो होता है दैट इज द इनिशियल असेसमेंट। 4 टाइप की असेसमेंट होती है इनिशियल असेसमेंट। सेकंड जो आती है दैट इज प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट। प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, क्लियर। थर्ड हमारी जो आती है बेटा वो आती है हमारा ऑनगोइंग असेसमेंट। ऑनगोइंग असेसमेंट। और फोर्थ हमारी आती है बेटा टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। टाइम लैप्स्ड असेसमेंट, ठीक है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ असेसमेंट कि पेशेंट की किस किस तरीके से हम असेस कर सकते हैं। 4 टाइप की असेसमेंट आती है इनिशियल असेसमेंट, प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, ऑनगोइंग असेसमेंट एंड द टाइम लैप्स्ड असेसमेंट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट कब की जाती है बेटा? एट द टाइम ऑफ एडमिशन। डन एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है बेटा, एडमिशन के टाइम पे जो स्टार्टिंग में जो हम पेशेंट के डाटा कलेक्ट करते हैं, जो हम असेसमेंट करते हैं, दैट वी नोन एज द इनिशियल असेसमेंट, क्लियर। सेकंड आता है प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, दैट फोकस ऑन मेन प्रॉब्लम। दैट फोकस ऑन मेन प्रॉब्लम, कि हम ओवरऑल असेसमेंट नहीं कर रहे हैं। मान लो पेशेंट जो है बेटा किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम से आया है, तो उस मेन प्रॉब्लम के बारे में हम हिस्ट्री कलेक्ट कर रहे हैं, उसको डायग्नोज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब किसी मेन प्रॉब्लम पे फोकस करके हम असेसमेंट करते हैं, उस टाइप के असेसमेंट को कहा जाता है प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, क्लियर। थर्ड आता है ऑनगोइंग। ऑनगोइंग नाम से पता चल रहा है जो चीजें चल रही है, ठीक है। मीन्स इनिशियल असेसमेंट हो चुकी है, पेशेंट हॉस्पिटल में है, एडमिट है बेटा, ठीक है। उस दौरान पेशेंट के एडमिट के टाइम ही पेशेंट का डेली बेसिस पे कितनी हेल्थ इंप्रूव हो रही है उसका हम असेस करते हैं, डाटा उसकी कंडीशन असेस करते हैं ड्यूरिंग द एडमिशन। तो उस टाइप के असेसमेंट को क्या बोला जाता है? ऑनगोइंग असेसमेंट, ठीक है। ऑनगोइंग असेसमेंट दैट डन on daily basis in hospital, या जब पेशेंट जो है जब हॉस्पिटलाइज्ड होता है, जब वो ऑलरेडी एडमिट है वहां पे, उस दौरान जो उसकी असेसमेंट हो रही है, दैट इज नॉन एज ऑनगोइंग। लास्ट जो टाइप ऑफ असेसमेंट आता है दैट इज टाइम लैप्स्ड। टाइम लैप्स मतलब कुछ टाइम के बाद, जैसे पेशेंट ठीक हो गया है, हमने डिस्चार्ज कर दिया, उसके बाद हम फॉलोअप के लिए हम पेशेंट को बुलाते हैं, या फिर पेशेंट फॉलोअप विजिट के लिए खुद आ रहा है बेटा, तो जब वो फॉलोअप के लिए आ रहा है तब उसका हम जो असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइप को क्या बोला जाता है? टाइप लैप्स असेसमेंट, दैट डन ड्यूरिंग फॉलो अप सेशंस। फॉलो अप सेशंस, ठीक है, that we known as time lapsed assessment, okay। तो these are the 4 types of assessment। 4 टाइप्स की असेसमेंट है, इनिशियल असेसमेंट, प्रॉब्लम फोकस्ड, ऑनगोइंग और टाइम लैप्स, ठीक है। अब हमने बोला है बेटा, बार बार हम बोल रहे हैं कि असेसमेंट का मतलब होता है डाटा का क्या करना? कलेक्शन करना, ठीक है। डाटा का कलेक्शन करना, डाटा को ही ऑर्गेनाइज करना, डाटा को ही वैलिडेट करना और डाटा को ही डॉक्यूमेंट करना। तो ये हम बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ डाटा, कि डाटा कितने टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ डाटा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा जो होता है बेटा 2 टाइप का होता है, एक होता है सब्जेक्टिव डाटा और दूसरा होता है बेटा ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है।
And now what is the difference between subjective and objective data? Subjective data वो होता है बेटा that tell by patient. ठीक है, जब पेशेंट आता है, पेशेंट अपनी वर्बलाइजेशन से, अपने वर्ड से जो एग्जामिनर को, जो फिजिशियन को, जो डॉक्टर को डाटा बताता है बेटा, उस डाटा को क्या बोला जाता है? सब्जेक्टिव डाटा. ठीक है, जैसे पेशेंट आगे बताएगा कि उसको फटीक हो रखी है, उसे ऐसा लग रहा है कि मुझे फटीक है. फटीक का मतलब क्या होता है? वीकनेस. फटीक इज अ मेडिकल टर्म दैट यूज फॉर द वीकनेस. ठीक है, या उसको ईचिंग हो रही है बॉडी में. ठीक है बेटा, या फिर उसको पेन हो रहा है. इस टाइप का जो वो बताएगा डाटा, उसको बोला जाता है सब्जेक्टिव डाटा. बट व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव डाटा? ऑब्जेक्टिव डाटा दैट ऑब्जर्व बाय फिजिशियन एंड बाय नर्स. ठीक है, जब बेटा किसी भी नर्स या फिजिशियन के द्वारा डाटा ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, तो वो उस टाइप को डाटा को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव डाटा. जैसे कि फॉर एग्जांपल साइनोसिस. ठीक है, साइनोसिस का मतलब क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन. ये सारी मेडिकल टर्म्स है बेटा, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन. ठीक है, कि स्किन की क्या हो रखी है? ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रखी है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही. साइनोसिस कब होता है बेटा? जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, तब साइनोसिस देखने को मिलता है. क्लियर? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है ब्लड में, तब हमारा साइनोसिस देखने को मिलता है. ठीक है, तो ये था आपका टाइप्स ऑफ डाटा. तो हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं अभी तक. एक हमने पढ़ा है टाइप ऑफ असेसमेंट, 4 टाइप की होती है, और एक टाइप ऑफ डाटा. ठीक है, हमने इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या पिक किया था बेटा? कलेक्शन. ठीक है, तो कलेक्शन जो होता है, कलेक्शन बेटा हम कैसे कैसे कर सकते हैं? जो डाटा कलेक्शन करते हैं उसके क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं? ठीक है, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं बेटा? फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन, सेकंड इज इंटरव्यू, एंड थर्ड इज एग्जामिनेशन. ठीक है, तो these are the methods of data collection. These are the methods of data collection. डाटा कलेक्शन के मेथड है बेटा, एक हमारा फर्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन, कि पेशेंट को ऑब्जर्व करके, दूसरा इंटरव्यू लेके, थर्ड हम एग्जामिनेशन करके. ठीक है, ये हमने अपना असेसमेंट शुरू कर रखा है. मैंने पहले ही बताया था, असेसमेंट में हम 4 चीजें करते हैं: कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, वैलिडेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन. असेसमेंट में हमने पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ असेसमेंट और टाइप्स ऑफ डाटा. अब हमने अपना कलेक्शन स्टार्ट किया. कलेक्शन जो मेथड ऑफ है डाटा कलेक्शन की, किस किस मेथड से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं बेटा? थ्रू द ऑब्जर्वेशन, थ्रू द इंटरव्यू एंड थ्रू द एग्जामिनेशन. ऑब्जर्वेशन से कैसे? जस्ट बाय ऑब्जर्विंग पेशेंट. ठीक है, पेशेंट को हम नेक्ड आई से हम ऑब्जर्व करके, जो भी हमें उसकी बॉडी में ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रही है बेटा, जो भी हमें चेंजेस देखने को मिल रही है, तो वो हम ऑब्जर्व करके हम नोटिस कर सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग पेशेंट एज सच चेंजेस. ठीक है, जो भी हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं पेशेंट में. क्लियर? सेकेंड आता है बेटा इंटरव्यू. इंटरव्यू में क्या होता है? क्वेश्चनिंग होती है. इंटरव्यू में क्या होता है बेटा? क्वेश्चनिंग होती है. ठीक है, अब जो इंटरव्यू है बेटा, वो बाय द विद पेशेंट भी किया जा सकता है. मीन्स 2 टाइप का इंटरव्यू होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट. ठीक है, 2 टाइप का इंटरव्यू होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट. डायरेक्ट का मतलब विद पेशेंट. डायरेक्ट पेशेंट से ही इंटरव्यू करके, पेशेंट से ही अगर हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है डायरेक्ट इंटरव्यू. और
विद रिलेटिव्स, ठीक है, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स या फिर बेटा फ्रेंड्स से अगर हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं पेशेंट के बारे में तो उसको क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, ठीक है। दो क्लियर हुआ कि ऑब्जर्वेशन में पेशेंट के चेंजेस जो है बॉडी में चेंजेस जो विजिबल है, यहाँ पे कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं देखा जाता बेटा, कुछ नहीं देखा जाता है, जस्ट क्या किया जाता है पेशेंट के एज सच नेक्ड आई से ऑब्जर्वेशन की जाती है। सेकंड हमारा जो आता है दैट इज द इंटरव्यू। इंटरव्यू दो टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। थर्ड हमारा होता है एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन हम 4 टाइप से करते हैं कि पेशेंट को क्या करना, एग्जामिन करना। अब पेशेंट की जो सिस्टम है बेटा, जो बॉडी है उसकी हम एग्जामिनेशन करेंगे। हमने ऑब्जर्वेशन कर ली, हमने हिस्ट्री कलेक्ट कर ली इंटरव्यू से, ठीक है। थर्ड हम क्या करते हैं उसमें, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का मतलब टू एग्जामिन द पेशेंट बॉडी, टू एग्जामिन द पेशेंट बॉडी, क्लियर। तो एग्जामिनेशन कैसे कैसे कर सकते हैं बेटा, एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं पाल्पेशन, थ्रू द पाल्पेशन, थ्रू परक्यूशन, थ्रू इंस्पेक्शन एंड थ्रू अस्कल्टेशन। एग्जाम में कई बार या तो इनके 1 मार्क में 1 और 2 मार्क में डेफिनेशन पूछ लेते हैं, ठीक है, या फिर कई बार मेथड ऑफ एग्जामिनेशन भी आ जाता है बेटा। तो देयर आर द 4 मेथड, 4 टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन। फर्स्ट इज पाल्पेशन, सेकंड परकशन, थर्ड इंस्पेक्शन, फोर्थ अस्कल्टेशन, ठीक है। इंस्पेक्शन विद नेक्ड आई, नाम से पता चल रहा है विद नेक्ड आई, हमने पेशेंट को ऑब्जर्व किया है, ठीक है, दैट इज इंस्पेक्शन, क्लियर। पाल्पेशन का मतलब पेशेंट को पाल्पेट करना, कहीं पे से टच करके देखना, ठीक है, कि हाथ से हम टच करके देखना कि कहीं स्वेलिंग तो नहीं हो रखी है, कहीं अडिमा तो नहीं बन रखा है, कोई ऐसा चेंजेस, सिर्फ सुपरफिशियली पाल्पेट करना, ठीक है, ऊपर से सुपरफिशियली palpate the body, क्लियर बेटा। परकशन, परकशन क्या होता है बेटा, परकशन में हैमर होती है, छोटी सी, अगर हॉस्पिटल में देखियो डॉक्टर छोटा सा हैमर यूज करते हैं रिफ्लेक्सेस चेक करने के लिए, ऐसे उस हैमर को क्या करते हैं, टैप करके देखा जाता है, ठीक है, क्लियर। तो उसमें रिफ्लेक्सेस कि पेशेंट क्या उसमें रिफ्लेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्स है पेशेंट के। तो परकशन हेल्प्स टू चेक रिफ्लेक्सेस, टू चेक रिफ्लेक्सेस, ठीक। अस्कल्टेशन, अस्कल्टेशन का मतलब है बेटा स्टेथोस्कोप की हेल्प से पेशेंट को एग्जामिन करना। अगर हम पेशेंट को स्टेथोस्कोप का यूज करके अगर हम एग्जामिन कर रहे हैं, उस मेथड को क्या बोला जाता है, अस्कल्टेशन। दैट इज एग्जामिन पेशेंट विद द यूज ऑफ स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, क्लियर। तो दीज आर द 4 टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। इसी के साथ हमारा फर्स्ट जो है कलेक्शन कंप्लीट होता है। अब कलेक्शन के बाद सेकंड क्या आता है बेटा, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक वे में उसको सेट करना, ठीक है। सेकंड क्या आता है बेटा, कलेक्शन के बाद हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, टू ऑर्गेनाइज द कलेक्ट डाटा, जो हमने डाटा कलेक्ट किया है बेटा, इन अ सिस्टमैटिक वे, सिस्टमैटिक वे में उसको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना, दैट इज नॉन एज द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड इसमें हमारा आता है बेटा वैलिडेशन। अब बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब होता है बेटा जो डाटा हमने कलेक्ट कर लिया उसको दोबारा से डबल चेक करना,
कि क्या जो डाटा हमने कलेक्ट किया है वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि अगर डाटा ही हमने सही कलेक्ट नहीं किया तो डायग्नोज जो है उस डाटा के बेसिस पे हम बनाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से डायग्नोज प्रॉपर नहीं बन पाएगा और उसकी वजह से हम प्रॉपर पेशेंट की केयर नहीं दे पाएंगे। वैलिडेशन इट मीन्स double cross the data to check its validity, to check its validity and reliability. रिलायबिलिटी का मतलब होता है बेटा कितना रिलायबल है, कितना सच है वो डाटा, ठीक है। और फोर्थ इसमें क्या आता है, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब उसको स्टोर कर देना, जो हमें डाटा कलेक्ट किया उसको लिख के अच्छे से स्टोर कर देना ताकि एक लंबे टाइम तक हम सेफ्टी से पेशेंट के डाटा को स्टोर कर सकते। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब टू स्टोर डाटा ऑफ पेशेंट सेफली एंड फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर लॉन्ग टर्म। क्लियर? तो ये था बेटा आपका सबसे पहला कंपोनेंट, दैट इज असेसमेंट, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा असेसमेंट जो है वो कंप्लीट होता है। अब असेसमेंट के बाद जो सेकंड आता है बेटा वो क्या आता है हमारा, डायग्नोसिस, ठीक है। सेकंड जो कंपोनेंट हमने आया है वो क्या है, डायग्नोसिस, कि हमने पेशेंट का असेसमेंट कर लिया डाटा, अब हम उसका डायग्नोज बनाएंगे। डायग्नोज जो बनता है बेटा वो हमेशा प्रायोरिटी बेस पे बनता है, ठीक है। डायग्नोज ऑलवेज मेड ऑन प्रायोरिटी बेसिस। प्रायोरिटी बेसिस का यहाँ क्या मतलब है बेटा, कि पेशेंट की हम कंडीशन असेस करने के बाद ये देखते हैं कि पेशेंट को सबसे पहले किस कंडीशन को ट्रीट करना है, ठीक है, कि पेशेंट की सबसे पहले किस कंडीशन को ट्रीट करना है, किस कंडीशन को सबसे पहले ट्रीटमेंट मिलना चाहिए ताकि वो और ज़्यादा वर्स ना हो। तो उस बेसिस पे हम सबसे पहले वो डायग्नोज बना के उसकी प्लानिंग करके उसकी इंटरवेंशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, जैसे मैं हूँ, मैं फीवर है मेरे को बहुत ज़्यादा, कई दिनों से मेरा फीवर ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मैं हॉस्पिटल विजिट करूँगी बेटा। अब मैं चाहूँगी हॉस्पिटल में जो सबसे पहली मेरी जो प्रॉब्लम बताऊँगी वो क्या बताऊँगी, मेरे को फीवर है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग कहोगे मैम सबसे पहला जो डायग्नोज बनना चाहिए वो फीवर का बनना चाहिए, क्योंकि आपका तो बीमारी यही है, आपको बहुत तेज फीवर है, आपका फीवर कम करना चाहिए। हाँ, मैं कहूँगी हाँ ठीक है। अगर अनटिल एंड अनलेस मेरे को और ज़्यादा कोई ऐसी कंडीशन ना हो उस टाइम पे जो फीवर से भी ज़्यादा सीवियर है, ठीक है, अगर मेरा सबसे पहले उस टाइम सीवियर ही यही है कि मेरे को बहुत ज़्यादा तेज टेम्परेचर है, तो मेरा सबसे प्रायर जो डायग्नोज बनेगा वो हाई टेम्परेचर का बनेगा, ठीक है। बट अगर मान लो उसके साथ साथ पता चला है कि मेरे को वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मेरे को डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में, मेरे को सांस नहीं लिया जा रहा, तो उस टाइम पे मेरा फीवर डाउन करना, मेरा हाई टेम्परेचर प्रायोरिटी ना हो के बेटा मेरी प्रायोरिटी क्या होगी कि जो नर्स है, जो फिजिशियन है, सबसे पहले वो मेरे ब्रीदिंग रेट को क्या करे, स्टेबल करे। उसके बाद जो नेक्स्ट मूव उनका होएगा वो होएगा टू डाउन माई टेम्परेचर, ठीक है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि डायग्नोज जो हमेशा बनते हैं वो कैसे बनते हैं, प्रायोरिटी बेस पे, ठीक है। पेशेंट को जो सबसे प्रायर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए उस बेसिस पे बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा एक क्राइटेरिया फॉलो होता है डायग्नोज बनाने के लिए, ठीक है, दैट इज PES। PES क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है बेटा। P का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम, E का मतलब होता है बेटा इटियोलॉजी, और S का मतलब होता है साइन एंड सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है। प्रॉब्लम,
सबसे पहले हम डायग्नोज एक स्टेटमेंट होती है, कंप्लीट डायग्नोज जब हम बनाते हैं उसमें ये तीनों चीजें कवर होनी चाहिए, ठीक है। इनमें से अगर कोई भी एक चीज कवर नहीं होगी तो डायग्नोज प्रॉपर नहीं बन पाएगा। तो हमें ध्यान देना होता है, हमें ये क्राइटेरिया फॉलो करते हुए बेटा ये तीनों चीज ऐड करनी है कि उसे प्रॉब्लम भी बतानी है कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। उसकी इटियोलॉजी बतानी है, इटियोलॉजी का मतलब होता है बेटा कोजेस, कि उस प्रॉब्लम का क्या कोज है, ठीक है। हमें कोज भी बताना है और कोज के बाद बताना है कि पेशेंट में ऐसे क्या साइन सिम्टम्स हमें देखने को मिले कि जिसकी वजह से हमें पता चला पेशेंट को या ये प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल लेके हम पढ़ते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है बेटा acute pain related to abdominal surgery as evidenced by discomfort of patient, ठीक है। तो इस तरीके से डायग्नोज बनाया जाता है बेटा कि एक्यूट पेन रिलेटेड टू एब्डोमिनल सर्जरी एज एविडेंस्ड बाय डिस्कम्फर्ट ऑफ पेन। अब इसमें क्या हुआ बेटा, प्रॉब्लम क्या है, एक्यूट पेन, कि पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, एक्यूट पेन है। सेकंड क्या है, इटियोलॉजी, कि किस वजह से है वो प्रॉब्लम, ड्यू टू द एब्डोमिनल सर्जरी, कि अभी पेशेंट की कल ही सर्जरी हुई है, उस सर्जरी की वजह से पेशेंट को क्या है, पेन है। किस साइन एंड सिम्टम से हमें पता चला है, तो एज एविडेंस्ड बाय, कैसे पता चला है बेटा, डिस्कम्फर्ट ऑफ पेशेंट, कि पेशेंट को क्या हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस बेसिस पे पीईएस जो क्राइटेरिया होता है, जो फॉर्मूला होता है बेटा, उस पे हम क्या करते हैं, पेशेंट का डायग्नोज बनाते हैं। बस एक चीज याद रखना, डायग्नोज हमेशा जो बनेगा वो प्रायोरिटी बेसिस पे बनेगा, ठीक है, क्लियर। तो इसी के साथ हमारा जो दूसरा एलिमेंट है, दूसरा कंपोनेंट है, वो भी हमने कवर कर लिया, दैट इज डायग्नोसिस। इसके बाद जो हमारा थर्ड जो हमारा आता है बेटा, वो हमारा क्या आता है, प्लानिंग। थर्ड कंपोनेंट जो आता है बेटा, दैट इज प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग का मतलब हमने डायग्नोज बना लिए कि ये पेशेंट को बीमारी है, हमने लाइन वाइज बना लिए। मेनली जो हम है 4 से 5 डायग्नोज हम बनाते हैं, ये 4-5 मेन प्रॉब्लम है पेशेंट की, हमें ये क्या करनी है, ठीक करनी है, क्लियर। अब उसको डायरेक्ट तो हम केयर नहीं देने लग जाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम प्लान करेंगे, क्लियर। तो हम सबसे पहले प्लान करते हैं बेटा, sorry to take a time. Okay, let's continue. Planning is done prior to intervention, ठीक है, या फिर एक्शन। हमें डायरेक्ट इंटरवेंशन या डायरेक्ट एक्शन से पहले क्या की जाती है, प्लानिंग करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लानिंग की अगर हम बात करते हैं बेटा, types of planning, there are the 3 types of planning. First is initial planning,
सेकेंड जो हमारी आती है दैट इज ऑनगोइंग प्लानिंग, ऑनगोइंग प्लानिंग। और थर्ड हमारी आती है बेटा डिस्चार्ज प्लानिंग। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी है। जब पहली बार पेशेंट एडमिट हुआ है उस टाइम पे हम असेसमेंट करने के बाद, डायग्नोज बनाने के बाद जो प्लान करना स्टार्ट करते हैं दैट वी नोन एज द इनिशियल प्लानिंग। ठीक है, तो इनिशियल प्लानिंग डन आफ्टर एडमिशन, एडमिशन असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, एडमिशन असेसमेंट एंड डायग्नोसिस। ठीक है, एडमिशन के टाइम पे असेसमेंट और डायग्नोस बनाने के बाद जो प्लान किया जाता है बेटा वो इनिशियल प्लानिंग हो गई। ऑनगोइंग प्लानिंग, जब पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में उस टाइम पे हम प्लान कर रहे हैं कि ये चेंजेस हमें लेके आने, ये चीजें हम करनी है, तो उसको ऑनगोइंग प्लानिंग बोलेंगे। ठीक है, डन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, डन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट या फिर केयर। डिस्चार्ज प्लानिंग कि हमें यूँ है पेशेंट जो है बेटा वो ठीक हो गया, उसको डिस्चार्ज करने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन स्टिल हम उसको क्या करना है, हमें हेल्थ एजुकेशन देनी है, कुछ चीज़ें प्रिस्क्राइब करनी है, तो उन सब की हम प्लानिंग करेंगे कि पेशेंट को ये बताना है हमें। ठीक है, डन एट टाइम ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, इसमें एक चीज याद करने की है, प्लानिंग अगर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो हमेशा जो है प्लानिंग 2 करके लिखी जाती है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने फीवर का ही सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल लिया था कि हमने प्लानिंग करनी है, हम सोचेंगे कि पेशेंट का बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो पेशेंट को हम कोल्ड स्पंजिंग दे देते हैं। ठीक है, अब यूँ तो है नहीं डायरेक्ट पेशेंट का टेम्परेचर देख के डायरेक्ट हम कोल्ड स्पंजिंग स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले प्लान करेंगे कि किस तरीके से हमें देनी है, किस टाइम पे हमें देनी है। ठीक है, तो हम हमेशा क्या लिखते हैं, 2 करके लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टू प्रोवाइड कोल्ड स्पंजिंग, कि अभी हमने वो एक्शन किया नहीं है बेटा। ठीक है, अभी हमने वो एक्शन किया नहीं है, हम करने वाले हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्लानिंग। तो इसी के साथ हमारा जो थर्ड है बेटा इंटरवेंशन थर्ड जो प्लानिंग कंपोनेंट है वो कंप्लीट होता है। फोर्थ हमारा आता है इम्प्लीमेंटेशन और फिफ्थ आता है इवेल्युएशन। बिल्कुल सिंपल सिंपल से है बेटा। फोर्थ हमारा क्या है, इम्प्लीमेंटेशन, और फिफ्थ हमारा क्या है बेटा, एवेल्युएशन। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब जो हमने प्लान बनाया है उसको एक्ट कर देना। जो हमने एक प्लान बनाया कि हमें पेशेंट के साथ ये केयर देनी है तो उसको पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर देना। ठीक है, एक्ट और अप्लाई द प्लानिंग to the patient to provide quality care। ओके, ठीक है। लास्ट आता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में क्या करना बेटा, चेक द आउटकम्स ऑफ प्रोसेस या आउटकम्स ऑफ प्लानिंग, कि हमने जो पूरा नर्सिंग प्रोसेस जो फॉलो किया है उसके आउटकम्स देखना। आउटकम्स का मतलब बेटा रिजल्ट, कि हमने जो गोल सेट किया था कि पेशेंट का हमने ये रिजल्ट निकाल के देना है, क्या हमने वो गोल अचीव किया है या फिर हमने नहीं किया है, तो वो किस में करते हैं, हम इवेल्युएशन में करते हैं। क्लियर? तो इसी के साथ आपका जो टॉपिक है दैट इज नर्सिंग प्रोसेस वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।